हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे देश ऐसे हैं या उनके राज्य ऐसे हैं जो कि बढ़ते समुद्र जल स्तर या फिर हम कह सकते हैं भूमिगत जल के कमी के कारण जो है बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि जो है सबमर्ज हो रहे हैं या जो है वहां पर धंसाव की प्रक्रिया देखी जा रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि भारत के राज्य सम्मिलित नहीं है, भारत के भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर भूमि धंसाव की प्रक्रियाएं देखी जा रही है। इसका मतलब ऐसा है कि कई लोगों से जब सर्वे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जब स्टार्टिंग में अगर हम बात करते हैं 10 साल या 50 साल पहले या 30 साल या 40 साल पहले जो घर की मेरी खिड़कियां जो है यहाँ तक आती थी, अब देखूं तो घुटने तक आती। इसका मतलब जो है धंसाव की प्रक्रिया हो रही है जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। और खासकर ये घटनाएं कहाँ पर हो रही? तटवर्ती इलाकों में। समुद्र जल स्तर जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार बढ़ रहा है, जिसको कम किए जाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, लेकिन जितने भी तटवर्ती देश है उनको विस्थापित होना पड़ रहा है। और ऐसा जो है बहुत सारी जगहों पर हो रहा है। भारत के भी तटवर्ती इलाके जो कि इस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, भूमि तथा धसावर और जो है समुद्र स्तर या समुद्र जल स्तर में वृद्धि दुनिया भर का जो है दुनिया भर के कई कई देश या कई जगह ऐसी हैं जो कि खतरे की घंटी का सामना कर रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है हाल ही में जो है नानयांग जो है टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसको आप शॉर्ट में एनटीयू के नाम से जानते हो, सिंगापुर की एक स्टडी में सामने निकल कर के आया है कि दुनिया के कई बड़े तटीय देश हैं जो कि क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे जमीन के अंदर धंस रहे हैं। अब देखो जमीन के अंदर धंस रहे हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो ये है, मान लीजिए ये इलाका है, समुद्र जल स्तर यहाँ तक था और बढ़कर जो है यहाँ पर आ गया तो हमें लगेगा बहुत छोटा बड़ा है, लेकिन हमें पता है कि समुद्र जल स्तर जब इतना बढ़ता है तो जमीन पर जो है हमें ज्यादा दिखाई देता है। इसके अलावा चारों तरफ से जो है वो बढ़ रहा है। और साथ में ये भी है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, विकास लगातार हो रहा है। तो मान लीजिए जो है ये जमीन है, ठीक है, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बनी हुई है, नीचे पानी है, भरा हुआ है, तो नीचे नहीं धंस रही। लेकिन जो है अगर जल का लगातार हम निष्कर्षण करते रहें तो अगर पानी यहाँ पर खाली होगा, मान लो ये जगह पूर्णतः खाली हो गई, ये पूरी तरीके से खाली हो गई, तो अब यहाँ पर लोड लगातार बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, विकास करते जाए तो क्या होगा, ये जमीन नीचे आ जाएगी। तो ऐसी ही घटनाएं जो अलग अलग जगहों पर देखने को मिले। देखिए बात करते हैं भारत में, अगर बात करें कौन कौन से शहर प्रभावित हैं, तो अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत, मुंबई, कितने सारे जितने भी हैं सब जो है कोस्टल एरिया वाले हैं। जकार्ता और इंडोनेशिया की राजधानी यहाँ पर जो है। साथ में बात करते हैं दुनिया का सबसे तेजी से धंसता हुआ शहर बताया जा रहा है। कुछ हिस्से जो है समुद्र तल से 4 मीटर तक नीचे चले गए हैं। 4 मीटर, समझ रहे हो कितना ज्यादा यहाँ पे नुकसान हो रहा है। कितने सारे लाखों करोड़ों लोगों को जो है विस्थापित होना पड़ रहा है क्योंकि अब वो अपनी जगह पर नहीं रह सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से भारतीय शहर हैं, कितने लोग हर साल प्रभावित हो रहे हैं और कितने सेंटीमीटर्स की दर से या जो है मीटर्स की दर से यहाँ पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। बात करते हैं कोलकाता की, तो 0.01 से लेकर जो है 2.8 सेंटीमीटर तक का धंसाव देखने को मिल रहा है वार्षिक तौर पर जो है हमने देखा यहाँ पर जो है, ठीक है, प्रतिवर्ष। और 90 लाख लोग प्रभावित हुए। चेन्नई का जो है 0.01 से लेकर जो है 3.7 सेंटीमीटर तक का है, 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अहमदाबाद के बारे में बात करते हैं, 0.01 से लेकर जो है 5.1 सेंटीमीटर तक का जो है धंसाव वार्षिक तौर पर हो रहा है। 51 लाख लोग यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। सूरत और मुंबई भी इस जो है श्रेणी में सम्मिलित है। फिलहाल डेटा नहीं है, फिर भी आप जो इनको यहाँ पर काउंट करके रखिएगा। अब बात करते हैं कारण क्या है भूमि धंसाव के। तो प्रमुख कारणों में पहला कारण हमारा होता है भूजल का जो अत्यधिक दोहन। जब अंदर से खोखला कर देंगे तो ऊपर की जमीन जाहिर सी बात है धंसेगी। साथ में जो है तटीय क्षेत्रों में क्या किया है हमने, शहरीकरण किया है और भारी निर्माण यहाँ पर कर दिया है। बात करते हैं तीसरा, हम समुद्र के जल स्तर में लगातार बढ़ता स्तर जो है, जिसकी वजह से जो भी कोस्टल एरियाज है वो लगातार जो है डूबते जा रहे हैं। बहुत सारे द्वीपीय देश ऐसे हैं जिनका एरिया आधे से भी कम रह गया है, ये लगातार डूब रहे हैं। अब वैश्विक स्थिति की बात करते हैं, जकार्ता के बारे में बात करें, समुद्र तल से नीचे धंस चुका है ये, ठीक है, समुद्र तल से नीचे चला गया है। आधे शहर को हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आना पड़ता है क्योंकि जैसे ही बाढ़ आती है तो पूरा शहर डूब जाता है। तियान जिन की बात करते हैं, चीन, ये तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। 2014 से लेकर जो है 2020 के बीच में अगर हम देखें तो 18.7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की जो है दर से यहाँ पर धंसाव देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं होची मिन सिटी, संघाई, बैंकॉक, उच्च जोखिम वाले शहर यहाँ पर चीन के सारे काउंट किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं इसके पीछे वैज्ञानिक। हमने देखा कुछ
देखो, प्राकृतिक कारण भी है, लेकिन मानव जनित कारण हमें ज़्यादा देखने को मिले। सबसे बड़ा कारण यहाँ पर है ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से जो है जल स्तर जो है समुद्र का लगातार बढ़ रहा है। और दूसरा हो गया, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जल की ज़्यादा जो है आवश्यकता हो रही है। तो ग्राउंड वाटर जो है कई शहरों में, कई जो है राज्यों में, या कह सकते हैं कई देशों में बहुत ज़्यादा जो है निकाल लिया गया, जिसकी वजह से भी जो है धसाव देखने को मिल रहा है। अब देखो, बात करें, जमीन की सतह ढीली और दलदली होने से अधिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। भूजल स्तर नीचे गिरने से जो है मिट्टी का संकुचन हो जाता है। समुद्र के किनारे बसी जो भी भूमि है, वहां पर जो है अधिक संवेदनशीलता हमें दिखाई देखने को मिल रही है। शहरीकरण का दबाव, हर जगह जो है जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो जल हो या कुछ भी प्रकार का हो, सब पे जो है दबाव बढ़ रहा है। इसकी वजह से भी ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण तो यही है, जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और जिसकी वजह से जो है ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है जल स्तर समुद्र का लगातार बढ़ रहा है और कोस्टल एरिया जो है डूबते जा रहे हैं। अब बात करते हैं जोखिम और जो है संभावित आपदाएं। अब अगर जो है ये प्रक्रिया लगातार होती रही तो जो है जमीन के धंसने से क्या क्या समस्याएं होंगी, ये भी हम देख लेते हैं। तो बाढ़ की तीव्रता, अब कोई इलाका अगर बहुत नीचे चला जाएगा तो जब भी बाढ़ आएगी तो वो बार बार परेशान होगा। आवृत्ति में भी वृद्धि हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आप बनाएंगे, बार बार सड़क या जो भी बनाएंगे वो बार बार नुकसान होगा, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है कि जो है बाढ़ आ रही है। इवन साथ में ये भी बोला गया है कि ऐसे इलाकों में भूकंप की संभावनाएं भी ज्यादा है। जनसंख्या विस्थापित करनी पड़ेगी, बार बार आपको जनसंख्या यहाँ से उठाकर वहां, वहां से उठाकर वहां ले जानी पड़ेगी। तो कितने सारे लाखों लोग जो है प्रभावित होंगे। भूकंप के खतरे में वृद्धि हो रही है, विशेष रूप से जो है भूजल निकालने वाले क्षेत्र। तो जहां पर कई बार ऐसा देखा गया कि वो इलाका जो है भूकंप पर प्रभावित क्षेत्र नहीं है, लेकिन इंसानों ने वहां से जो है जल इतना जो है निकाल लिया। या जो है आप कई बार देखते हो कि नदियों से जो है मोरम वगैरह निकालते हैं, जो खदान वगैरह होते हैं, बालू वगैरह के, बालू जो माफिया इतना ज्यादा वो कर देते हैं कि नदियों के आसपास का इलाका है वहां पर भी भूकंप देखने को, जहां पर भूकंप नहीं होने चाहिए वहां पर अगर कभी भूकंप आता है तो वो होता है मानव की गतिविधियों के कारण। तो ये सारे जो है खतरे लगातार बढ़ते हमें दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया जाएगा। तो बहुत सारे, जापान ने भी कुछ यहाँ पर तरीके अपनाए हैं, भारत में भी तरीके अपनाए जा, अलग अलग देशों ने यहाँ पर जो है इस समस्या से निपटने के लिए अलग प्रकार के तरीके अपनाए। बात करते हैं भारत में, तो भूजल प्रबंधन, जब भूजल की वे समस्या हो रही तो उसका प्रबंधन हम बेहतर तरीके से कर पाए। जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है, अटल भूजल योजना चलाई जा रही है, वर्षा जल संचयन की बात की जा रही है। अहमदाबाद नगर निगम ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम रखा क्लाइमेट रेजिलेंट सिटी एक्शन प्लान। इसके अलावा सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की यहाँ पे बात की जाए तो ये सारे जो है प्रयास किए जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो जकार्ता में जो है सी वॉल, पंपिंग स्टेशन और नई राजधानी, इनको क्या करना पड़ा, राजधानी ही चेंज करनी पड़ी, जो है नू संतारा बनानी पड़ी। टोक्यो जापान में बात करते हैं तो 1970 के दशक में भूजल पंपिंग पर यहाँ पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके अलावा इटली में जो है बाउल इफेक्ट जो है के खिलाफ जो है स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया गया। बाउल इफेक्ट मतलब ये है कि अगर जो है आप बड़ी बड़ी जो है यहाँ पर क्या कर देंगे, दीवारें बना देंगे, तो यहाँ पर अगर पानी भरेगा तो वो क्या है निकल नहीं पाएगा, तो और भी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये अलग अलग स्तर पर जो है अलग अलग देशों के द्वारा जो है प्रयास किए जाए ताकि समस्या से समय रहते कैसे निपटा जा पाए। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रयास की, तो हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं, चाहे वो पेरिस एग्रीमेंट हो या सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हो। इसके अलावा जो है एसडीजी गोल हमारा कौन सा यहाँ पे काउंट हो रहा है, 13 काउंट हो रहा है, जिसको जो है क्लाइमेट एक्शन के नाम से जानते हैं। यूएन डिकेड फॉर जो है ऑफ ओशन साइंस के बारे में बात करें तो अलग अलग स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए गए। इनको हम एक बार देख लेते हैं। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, वैश्विक तापमान वृद्धि को हम कम करना चाहते थे। अब कहाँ तक लाना चाह रहे हैं, 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक जो है रखने का प्रयास कर रहे हैं। जो है प्री इंडस्ट्रियल एरिया जो है, कोई मुझे बताएगा कि प्री इंडस्ट्रियल एरिया किसको काउंट करें, कौन से ईयर के पहले के तापमान की हम बात कर रहे हैं। वो 1860 है, 1865 है, 1870 है, क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर क्या है, पहली बात तो टेम्परेचर हम कम करना चाहते हैं, तापमान को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। समुद्र स्तर में जो वृद्धि हो रही है, जलवायु संबंधी आपदाएं, इनको रोकने का प्रयास हम किसके तहत कर रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट के तहत। अब दूसरा हम बात करते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर, नाम क्या है इसका, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसका मतलब जो है आपदाओं की वजह से होने वाले जोखिम को हम कम करने का प्रयास करेंगे। तो कौन सा है, आपदा जोखिम को घटाने,
तैयारी और लचीलापन बढ़ाने की अंतर्राष्ट्रीय पहल। अगर कोई बाढ़ वाला इलाका है, कोई सूखा वाला इलाका है, कहीं पर सुनामी बहुत बार आती है, कहीं पर भूकंप या ज्वालामुखी वाली घटनाएं बहुत होती हैं, तो उनको हम कैसे जो है समय रहते बचा पाए। ठीक है, तीसरा हमारा हो जाता है एसडीजी गोल हमारा 13, जिसको हम जानते हैं क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट यहाँ पर देखो पर्यावरण आ गया, तो जलवायु परिवर्तन को रोकने और उसका प्रभाव कम करने पर केंद्रित है ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13। चौथा हमारा यहाँ पर है ह्यूमन जो है डिकेड ऑफ ओशियन साइंस। समुद्र विज्ञान के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो समुद्र पारिस्थितिकी और तटीय क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझना और उसे रोकने का यहाँ पर जो है प्रयास किया जा रहा है। अब बात करते हैं भारत के बारे में कि भारत ने जो है जल से संबंधित या भूजल से संबंधित चीजों को लेकर के क्या रणनीतियां बनाई है, क्या योजनाएं लागू की। तो पहला हमारा हो जाता है अटल भूजल योजना। तो भूजल के सतत प्रबंधन हेतु सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है ये। जल जीवन मिशन चलाया गया था। हर घर जल सुनिश्चित करने के लिए भूजल और सतही जल स्रोतों का यहाँ पर विकास किया जा रहा है। स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में बात करते हैं, शहरी लचीलापन और बुनियादी ढांचे की मजबूती के बारे में बात की जा रही है। नेशनल मिशन और जो है सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो जलवायु अनुकूल पर्वतीय जल जो है स्रोत नीति यहाँ पर जो है बनाई जा रही है। तो अलग अलग इलाकों पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग प्रकार के यहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं, ताकि इस प्रकार की समस्याओं से सही समय पर सही तरीके से निपटा जा सके, क्योंकि लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारण भूमिगत जल स्तर गिरने और भूमि धंसने के लिए जिम्मेदार है। पहला कारण है अत्यधिक भूजल दोहन, दूसरा है अत्यधिक वर्षा, तीसरा है शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट संरचना, या चौथा है यहाँ पर जो है समुद्र स्तर में जो है वृद्धि। अब आपको सही आंसर जो है कमेंट में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा था वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय रहते मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।